नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं विनोद कुमार। दर्शकों, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला इसलिए लिया है कि कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंताएं सरकार की गहराती जा रही हैं, या यूँ कहिए कि कोविड-19 मोड़ पर सरकार आ गई है। और आज सरकार ने ये फैसला लिया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएँ सप्ताह भर के लिए नहीं लगेंगी, यानी स्कूल बंद होंगे और 10th, 11th, 12th की कक्षाएँ नहीं लगेंगी। उसके अलावा एक सप्ताह तक नहीं लगेंगी। दूसरे बड़ा फैसला ये लिया है कि पहली से लेकर 9वीं कक्षा तक भी स्कूल नहीं लगेंगे और ये 2 सप्ताह तक बंद रहेंगे। यानी सरकार को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों 500 से फिगर पार कर रही है, ये चिंताएं और भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चले, उपराज्यपाल खुद मिलने गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से और वहाँ पे उन्होंने उमर अब्दुल्ला से बातचीत की, क्योंकि वो पॉजिटिव हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और उन्होंने उमर अब्दुल्ला से बातचीत करके हाल चाल पूछा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुजफ्फर बेग और सकीना बेग भी पॉजिटिव आई हैं और उनके उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोविड फैल रहा है और क्यों ज़रूरी था। हमने जो कोविड की इंचार्ज हैं, कोविड वार्ड के इंचार्ज हैं, उनसे हमने बातचीत की, उस डॉक्टर से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। एक्चुअली हमारी इस वार्ड का जो हम आपको स्टेटस बता देते हैं कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम से अभी तक हमारे अराउंड 350 तक जो पेशेंट्स एडमिट हुए। लास्ट 15 दिन से जो केसेस हैं एकदम से बढ़ गए, रेज हो गया। उसका रीज़न यही है कि लोगों ने प्रिकॉशन एकदम से बंद कर लिया। लोग खुलेआम विदाउट मास्क घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे कोविड का जो केसेस है अब फिर से वापस उसी स्टेट पे पहुंच गया है। पहले हमारे पेशेंट्स जो थे, हम 3-4 पेशेंट्स के साथ हमारी वार्ड एक्टिव थी, बट लास्ट 1 वीक से हमारे पेशेंट्स जो मतलब कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि जब तक हमारी जनता अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, जब तक लोग खुद से प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हम कोविड पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली ये है कि जितना जैसे जिसका भी वैक्सीन ड्यू हो रहा है वो अपनी वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन से ये है कि एटलीस्ट आप एक सिक्योर हो जाते हो एक चीज़ के लिए। अगर आपको कोविड होता भी है वैक्सीन के बाद अगर लगाने हो, तो आपके लंग्स फुली प्रिपेयर रहते हैं और आप जल्दी रिकवर कर जाते हो कोविड से। तो दैट्स द रीज़न कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जिसका वैक्सीन अपने डेट पे ड्यू है वो पक्का अपना वैक्सीन लें। ऐसा नहीं है, हमारी टीम अभी तक जितना भी गाइडलाइन हमें पहुंचा है उसका यही है कि आप वैक्सीन लें। वैक्सीन के बाद प्रिकॉशंस तो बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, वैक्सीन एक तरफ है, प्रिकॉशन एक तरफ है। वैक्सीन जो है 70% तक जो है हमें सिक्योर कर रही है, बट जो 30% है वो हमें अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ए मास्क, वो तो बहुत ज़रूरी है। आफ्टर वैक्सीन भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, लेने पड़ेगा। दर्शकों, जब हम कोविड-19 पर चर्चा करते हैं तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ये ऐसा वायरस है, किसी को भी हो सकता है। इसमें किसी पॉलिटिशियन के पास कोई इस वायरस को लेकर के कवच नहीं है, लेकिन ना जाने क्या बात है कि पॉलिटिशियन हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मानते नहीं हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, किसी को भी इस चीज़ का भय नहीं है कि हम अगर संक्रमित हो गए तो हमारे साथ कितने लोग संक्रमित होंगे। और पहले हम आपको ये दृश्य भारतीय जनता पार्टी का दिखाते हैं। बिश्नाह में एक कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने मास्क पहने थे, कुछ लोगों ने नहीं पहने थे, और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग
पूरी तरह से वायलेट हो रही थी। बिश्नाह में आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र से जहाँ किया है, उसका आयोजन हुआ था। हमारे जहाँ जिला से जो संगठन के लोग हैं, हमारे मंडलों से जो संगठन के लोग हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डीडीसी में, बीडीसी में, म्यूनसिपल कमेटीज़ में, हमारे सरपंच, पंच, लंबरदार, चौकीदार, बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आज हमारे कार्यकर्ता जहाँ इकट्ठा हुए हैं। और संगठन को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, जहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, उनके बारे में जहाँ चर्चा की गई है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पर आसीन है, कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सरकार उनकी है, लेकिन कांग्रेस भी किसी तरह से पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने भी दबलैड़ में आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था। उस महंगाई में उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना आफत बन सकती है अगर कोई एक भी व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है। वहाँ पे खुल्लम खुल्ला वायलेशन हुआ, किसी ने 2 गज की दूरी नहीं रखी, किसी ने मास्क नहीं पहने, चुनिंदा लोगों ने मास्क पहने थे जो सभ्य समाज का एक प्रतीक होते हैं, लेकिन सियासत के चलते किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। टैक्स बीजेपी हमारे ऊपर डालना चाहती है। जमीन आपकी, जब तक ये सोई हुई सरकार को हम जगा ना पाए, इस अहंकार में डूबी हुई सरकार को जगा ना पाए, क्योंकि ये देश हित में जब गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज कोई भाजपा का एमपी जो वोट लेने के लिए 30-30 कैबिनेट में से जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाया करते थे, चक्कर तो दूर, मुंह से बयान तक नहीं दे सके। आज वो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ के चुन के भेजा, यहाँ के कोई नेता जो चुन के जो नुमाइंदगी यहाँ पे करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। दर्शकों, सरकार के इस फैसले से अभिभावकों ने चिंता व्यक्त की है। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे वार्ड्स उनके पहले सुरक्षित रहें, उसके बाद पढ़ाई देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे ही संक्रमित हो गए तो हमने उनकी पढ़ाई का क्या करना है। उनका कहना है कि फिलहाल जब तक माहौल ठीक नहीं होता, जब तक ये वायरस नियंत्रण में नहीं आता, बच्चों को ऑनलाइन ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जी सर, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की हेल्थ जो है ना, वो हमें उसके लिए ध्यान सबसे पहले हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो हमें आगे क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चों से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले बच्चों की सेफ़्टी, अगर हम बच्चों की सेफ़्टी नहीं देखेंगे तो फिर हम आगे कैसे चलेगा ये सिस्टम। जिस तरह से तो ठीक है ना, पहले बच्चे हमारे सेफ़ रहें। जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आती है तब तक हमें इसी ढंग से, जैसे पिछले साल हमारा ये सिस्टम चलता रहा, उसी ढंग से इस बार भी हमें वैसे ही थोड़ी देर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ जो है वो सबसे पहले हमारे लिए मायने रखती है। बंद तो नहीं होना चाहिए, मगर ये भी है कि बच्चों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। पिछले साल भी जो हुई थी अच्छी हुई थी, इस साल भी अभी जो होने जा रहा है ठीक ही होगा। ठीक थे, पढ़ाई भी करते थे, तंग भी करते थे, ठीक थे, मगर स्कूल में भी तो ज़रूरी है।
अच्छे थे, करते थे हम खुद से स्कूल। जी, स्कूल में तो बेहतर है, स्कूल में तो बेटर है। घर में आपको पता ही बच्चे तंग भी करते हैं, बाकी स्कूल में होना चाहिए। दर्शकों, अगर टीचर्स और लेक्चरर्स की बात करें तो लेक्चरर्स का मानना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन में बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है और ऑफलाइन में बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछला शिक्षा सत्र भी इसी तरीके से कोविड के काल में चला गया और ये सत्र भी लगता है कि आने वाला सत्र भी इसकी गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल जो फैसला लिया गया है उस पर अमल किया जाएगा। सर, मैं आपके साथ अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थ्रू आउट द ईयर, बट जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस था वो बहुत ही कम था कि हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं रहे कि अपने स्टडीज़ के प्रति, कि हम क्लासेस ले रहे हैं, हो सकता है वो म्यूट पे रख के खुद इधर उधर घूम रहे हैं, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहे। तो अगर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो ऑनलाइन टीचिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी कि क्लासरूम टीचिंग है, जिसमें हमें मौका मिलता है सामने बैठ के बच्चे को मोटिवेट करने का, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग करती है। तो अगर फिर से कोरोना बहुत बढ़ जाता है तो मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूँगी हायर अथॉरिटीज़ से कि चाहे वो इवन ऑड करके, मतलब एटलीस्ट 11th-12th की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रहे, चाहे वीक में 3 दिन रहें, कुछ भी रहे। एकदम से ऑनलाइन नहीं होना चाहिए सारा कुछ, क्योंकि वो जो टीचिंग का आप कहो इफ़ेक्टिवनेस है वो ऑनलाइन में उतनी नहीं है जितनी कि ऑफलाइन है। ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने में उतने मोटिवेटेड नहीं हैं, कि जिनको हमें पढ़ाने के लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। जो बच्चे तो पढ़ने वाले हैं वो तो हो सकता है हमारे स्कूल के नहीं हैं, दूसरे स्कूल के हैं, उन्होंने हमारी क्लासेस ज्वाइन की हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो वो इस लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और जो टीचिंग है वो उतनी मतलब फ्रूटफुल नहीं रहती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑफ़लाइन क्लासेस जो हैं वो रहनी चाहिए, चाहे ट्वाइस इन अ वीक या कुछ भी इवन ऑड करके। माता पिता का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोविड-19। तो कहीं ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से डील करते हैं, उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, वो फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पेरेंट्स को क्या पता है कि वो पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक है कि वो हमारा ऐसे मतलब हो जाता है थोड़ी बहुत पढ़ाई, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दर्शकों, निजी स्कूल के प्रबंधकों की बात करें, अध्यापकों की बात करें, वो पहले से ही उनको लगता था कि कोविड के चलते बहुत दिक्कत हुई है और उनको भी चलाने में भी, यानी इंस्टीट्यूशन चलाने में भी उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। घाटे का सौदा साफ नज़र आ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जो फैसला सरकार ने लिया है उसको मानना ही पड़ेगा। 8 फरवरी को स्कूल खुले थे तो हमें उम्मीद हुई थी कि बच्चों को थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होगा और ऑफ़लाइन क्लासेस लगना शुरू हुई थी। उससे क्या हुआ कि बच्चों ने पेपर दिए, कम से कम रिज़ल्ट भी तकरीबन लोगों ने 1 को 31 को निकाल दिया, मार्च को। और अब चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ शरारती तत्व भी हैं जो फैलाते हैं, गलत चीज़ें भी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोई संक्रमण की शिकायत मिली हो, बच्चों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है उसको तो मानना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले भी बच्चों ने सफ़र किया पूरी तरह से। 2G की वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाए, और आज अगर 4G है और बच्चे जो हैं वो अगर पढ़ना शुरू हुए ही थे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, 10th क्लास के, 12th के हैं, छोटे बच्चों के ख़त्म हुए हैं, और नई क्लासेस जो लगनी थी उसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि ये चलें। ये बड़ी मुझे लग रहा है कि बड़ा डिसीज़न जो है वो बड़ी जल्दी में ले लिया, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस थे और वहाँ के CM ने जो डिसीज़न लिया, वहाँ स्कूल जो हैं वो बंद ने, लॉकडाउन जब बंद नहीं किए।
हाँ, पंजाब में 8 तक बंद किए हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी जल्दी में डिसीजन हो गया कि भाई बड़ी जल्दी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही लोगों ने, जब नई क्लासेस स्टार्ट होनी थी, 1 महीना भी स्कूल नहीं चले। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे आंकड़े हों, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे स्कूल के आसपास के पड़ोस में ऐसे कोई आंकड़े नहीं मिले जिससे पता चले कि भाई बहुत ज़्यादा जो है पैंडेमिक हो गया है। जिस तरह से ये नया रूल आया है, जो रेगुलेशंस आई हुई हैं कि 2 वीक के लिए स्कूल्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, हालात देखे तो हालातों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि इस टाइम कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें पहले बच्चों की सेफ्टी देखनी है। बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य है। अगर वो सेफ़ हैं तभी सब सेफ़ है। गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है, सरकार ने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। और रही बात, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो ऑनलाइन में हमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कई बारी नेटवर्क का इशू होता है, कई बारी बच्चे लेट क्लास अटेंड करते हैं, कई बारी 2G, जैसे पहले 2G था उसके कारण बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ऑफलाइन में ये होता है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ करवाते हैं। तो अब हम तो उसी तरीके से चल रहे थे कि बच्चे आएंगे, और हमने इन 1.5 महीने, जो फेब में क्लासेस स्टार्ट हुई, इन 1.5 महीनों में हमने बच्चों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की ताकि अगली क्लासेस में हमारे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाए। बट इस बीमारी के कारण अब हम भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है, हमें बच्चों की सेफ्टी भी देखनी है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सरकार के एक और अहम बयान की। एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने आज SKICC में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा है कि नए जो सिलेबस होगा, जो शिक्षा नीति नई बनाई जाएगी, उसमें पुलिस और आर्मी और सुरक्षा बलों के रोल को भी शुमार किया जाएगा। यानी बच्चों को बताया जाएगा कि पुलिस ने कितने बलिदान दे करके, आर्मी ने कितनी भूमिका आर्मी की रही है, जिससे इस अमन को बहाल किया गया है, कैसे सरहदों को बचाया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानी आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी यूटी की गवर्नमेंट ने ये सोच रखी है कि कैसे हम अपनी यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स को उन लोगों की शहादत के बारे में बताएं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा की पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया, और उसके बाद आज़ादी की जो रक्षा करना है वो उतना ही बड़ा दायित्व है। और ये ज़रूरी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको पता लगे कि कौन कौन से शहीद थे, क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी, ताकि उससे वो इंस्पायर हो सकें और नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं, वो सबसे पहले ये है कि हम लोग परमवीर चक्र से शुरू करें। हमारी जो चक्र सीरीज़ है उसके अंदर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। तो चक्र सीरीज़ के हमारे पास जितने विजेता हैं, और वो परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी J&K के अंदर, उनकी जो जीवन की गाथा और शौर्य की गाथा है वो पाठ्यक्रम में रखी जा सकती है अलग अलग क्लासेस में। उसके अलावा जो हमारे लोकल जावाज जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी और जिनको अवार्ड किया गया, क्योंकि इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों जो हैं उनको इंस्पायर करने के लिए स्कूल वाले जो हैं ऑन रेगुलर बेसिस वो इनको बुलाएं, जो शौर्य चक्र विजेता हैं, कीर्ति चक्र विजेता हैं, अशोक चक्र विजेता हैं। और हमारे पास लकीली जो बाना सिंह जी हैं वो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, लेकिन वो ड्यू जो उनको मिलना चाहिए और जो इंस्पिरेशन बच्चों को आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इसके अलावा सिम्पोजियम में, सेमिनार में और जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर हमारे जो चक्र सीरीज़ के विजेता हैं उनको बुलाना चाहिए। इससे जो मैसेज जाएगा यंगर जनरेशन को वो बहुत ही स्टीक मैसेज होगा, और वो इससे इंस्पायर होके अपना जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल बिल्डिंग में उसको पहले से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। दर्शकों, कर्नल VK शाही, उनका ये कहना है, जो रिटायर्ड कर्नल है, रक्षा विशेषज्ञ हैं,
उनका कहना है कि उनकी जब उपराज्यपाल से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये गुजारिश की थी कि आप मुगलों को पढ़ाते हैं, कम से कम उन लोगों को भी पढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने अपना बलिदान दे करके आतंकवाद से लोहा लिया है या सरहदों पे अपना बलिदान दिया है। हमारे देश में एजुकेशन और एजुकेशन में ख़ास तौर पर इतिहास के एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हमें वो सब पढ़ाया गया जिसमें भारत देश की महानता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय गौरव को कोई स्थान नहीं था। हमारा सप्रेशन, हमारी दुर्दशा के चर्चे ज़्यादा हुए और दुर्दशा करने वालों को गौरव दिया गया, उनका मान बढ़ाया गया, उनको बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बनाकर दिखाया गया। इसकी सबसे बड़ी मार हमारी J&K की अर्स्टवाइल रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ी, जहाँ पर जिन्होंने रियासत बनाई, जिन्होंने इस रियासत को एक सेकुलर तरीके से दुनिया के स्वर्ग के रूप में खड़ा किया, उन्हीं को बिल्कुल नहीं दर्शाया गया। स्वतंत्रता के बाद जितनी शहादत इस इलाके में हुई, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, ब्रिगेडियर हरजिंदर सिंह महावीर चक्र, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र, इन वीरों ने अपने खून से 1947 में इस रियासत को सींचा। और आज अगर हम इस यूनियन टेरिटरी में गर्व से बैठे हैं, उसके पीछे बहुत हज़ारों सैनिकों के खून से लिखी एक कहानी है। तो दर्शकों, ये थी बात लाइन ऑफ कंट्रोल की। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। जिला सांबा में हमने अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मुलाकात की, जानना चाहा कि आखिर क्या फ़र्क उनको महसूस हो, फायर वायलेशन नहीं हो रही। तो उन्होंने बताया कि पहले बुआई के टाइम भी उनको चिंता रहती थी और कटाई के टाइम भी चिंतित रहते थे। देखिए ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे बॉर्डर के लोगों की सुनते आए हैं और उसके बाद मैं अपने मोदी सरकार जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जो कि आज 20 से 25 साल के बाद फिर से ये जो संघर्ष विराम का उल्लंघन जो बंद हो चुका है, इसके लिए हम अपने अजीत डोभाल का भी शुक्रिया करते हैं और पूरी इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं। लेकिन ऊपर से हमें ये फ़ायदा हो गया कि जो हमारी कनक बॉर्डर पे लगती थी, पहले जब सीज़ फायर वायलेशन होती थी तो डर रहता था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता ही रहता है। लेकिन अब हमारे यहाँ के लोग खुश हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो भी जीना बसरा है वो सारा एक ज़िम्मेदारी पर ही टिका हुआ है। और अब इस जो संघर्ष विराम का जो उल्लंघन करना बंद हो चुका है, सीज़ फायर वायलेशन बंद हो चुका है, इसका हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। यहाँ के हालात काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। पहले यहाँ के लोगों को, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ से उठकर कहीं और जाना पड़ता था। अब वो एक अच्छे वातावरण में यहाँ में पढ़ाई करना शुरू कर दी है। और हमारे लोगों के लिए, जो जिम्मेदार के लोग थे, उनके लिए भी अच्छा संकेत है कि अब आगे हमें इसका फ़ायदा होगा। नहीं, अब हमें कोई डर नहीं है आगे जाने के लिए। लेकिन हाँ, हम पाकिस्तान से बच के रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीछे से हमला करता रहा है और उन पर यकीन करना एक गलती होगी। लेकिन अब बॉर्डर के पार जाने में हमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम अच्छे से बाहर जा रहे हैं, अच्छी सी कनक की कटाई हो रही है और हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मैं एक बड़ा ही दुखद समाचार, जो नक्सल का द्वारा 22 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और साथ में जो आपने क्वेश्चन किया कि ये बॉर्डर के लिए कि कैसा माहौल है, जब से सीज़फायर हुआ है सर, बॉर्डर का माहौल बिल्कुल शांत है, सारे लोग खुश हैं। और दूसरा ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से खेती करने बॉर्डर तक जा सकते हैं। जहाँ पहले तो क्या था कि जब तार के पास, जहाँ पे तार बंदी हुई है, वहाँ अगर कोई जाता था तो डरते हुए जाता था वो।
कोई भी काम करता, कोई पशु चराने जाता था तो मतलब डर उसके दिल में रहता था कि कहीं कोई फायरिंग ना हो जाए। तो जब से ये सीज फायर हुआ है तब से लोगों को बहुत राहत है। लोग अपना काम करने के लिए बेझिझक बॉर्डर के पास जा रहे हैं और अपना काम ख़त्म कर रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी है इस बात की। जी ऋषि जी, ये तो अभी हमारा मानना है कि जिस तरह से सीज फायर हुआ है उस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो तार की दूसरी साइड पे हमारी ज़मीन चली गई है, जैसे हमारे चलियाड़ी, चचवाल, रगाल, जो बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर गांव हैं, उनकी जो ज़मीन है वो तार के पार गई है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें उम्मीद है कि अच्छा स्टेप आएगा और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और उनको बड़ी राहत मिलेगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा मीडिया वालों का, इन्होंने काफ़ी यहाँ बॉर्डर पे आके सीज़ फायर का मुद्दा उठाया है और जब से सीज़ फायर की बात हुई है उसके बाद से काफ़ी अच्छे हमें रिज़ल्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले हमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी और माइग्रेशन करके हमें कहीं कहीं रहना पड़ता था और हमारी स्टडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। कोई स्कूल में पढ़ते थे स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी, एग्ज़ाम्स में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी, कोई जॉब करते थे तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, उनको जाने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। बट जब से सीज़ फायर का इन्होंने स्टेप उठाया है उसके बाद से काफ़ी हम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं और कोई वायलेशन नहीं हमें क्रिएट हुई है अभी तक और अच्छे से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कोई हमें माइग्रेट करने की नीड नहीं हो रही है। पहले काफ़ी डिस्टर्बेंस होया करती थी, BSF वाले काफ़ी रोका करते क्योंकि डर बना रहता था कि कब फायर हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बट जब से ये स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू तब से हम अच्छे से जा सकते हैं, मतलब हमें एक तरह से सेफ़ फील होता है कि हम अच्छे से खेती कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपनी फसल काट सकते हैं, टाइम टू टाइम अपनी फसल हम उगा सकते हैं। तो दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस के आज इलेक्शन थे, जिसमें दीपक गुप्ता और श्याम लंगर ने बाजी मारी है। आइए कुछ झलक दिखाते हैं। किसी को कोई दे नहीं सकता, देने वाला जिंदगी की हर दुआ आपको दिए रहे। और ट्रेड पॉलिसी की लड़ाई मैं जारी रखूंगा। जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है उसी तरह ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए और FDI इन रिटेल ये पॉलिसी रिव्यू करवा के रहूंगा ताकि मेरे छोटे छोटे व्यापारी जो मिलिटेंसी की हिट के कारण काफ़ी चुनौतीपूर्वक हमारे जम्मू में और उनको काफ़ी परेशानियां झेलने पड़ती है, मैं चाहता हूं और मेरे व्यापारी जो है रोज़गार पैदा करता है और मैं चाहता हूं इंटरेस्ट की सब्सिडी और इंटरेस्ट के माफीनामा हमारे व्यापारी भाइयों को मिलना चाहिए और ऑनलाइन ट्रेड की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।